तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एटमॉस्फेरिक एयर इज़ हेल्ड टू द अर्थ बाय। जो अर्थ पे एटमॉस्फेरिक है उसका होने का कारण क्या है? तो हमें पता ही है जो अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ों को अपने पास अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो वही ऑप्शन है, ऑप्शन ए ग्रेविटी। जो ग्रेविटी वो होल्ड करती है एटमॉस्फेरिक एयर क्लोज टू इट्स सरफेस। द कोंकण रेलवे कनेक्ट्स। जो हमारी कोंकण रेलवे है वो किन को कनेक्ट करती है? तो ऑप्शन ए गोवा एंड मैंगलोर। द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर की सबसे लोएस्ट लेयर होती है वो होती है हमारी ट्रोपोस्फेयर। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। द रिवर इंडस ओरिजिनेट्स फ्रॉम। जो हमारी इंडस रिवर है वो हमारी ओरिजिनेट होती है कोराकोरम रेंज से। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। हाउ मच ऑफ द अर्थ्स लैंड सरफेस इज़ डेजर्ट। तो हमारा कितना अर्थ का जो सरफेस है वो डेजर्ट के अंडर आता है। तो ऑप्शन बी 1/5 जो है ना वो एरिया वो कवर किए करता है हमारा डेजर्ट। द एज ऑफ द अर्थ कैन बी डिटरमाइंड बाय। जो हमारी अर्थ है ना उसकी जो एज हम डिटरमाइन करते हैं वो करते हैं हम रेडियोमेट्रिक डेटिंग के हिसाब से। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है इंडिया का? तो हॉटस्पॉट है इंडिया का वेस्टर्न घाट्स। कॉइंड द वर्ड जियोग्राफी। जो हमारा वर्ड जियोग्राफी है वो सबसे पहले कॉइन किया गया था ग्रीक स्कॉलर इराटोस्थेंस। सेismic sea waves which approach the coast at greater force are known as। जो सीज़मिक सी वेव्स हैं जो अप्रोच करती हैं कोस्ट को विद ग्रेट फोर्स वो कहलाती हैं सुनामी, जो कि ऑप्शन बी पे गिवन है। और ये जो सुनामी है इसका कारण क्या होता है? जो हमारी सुनामीज़ होती हैं ना ये अंडर वाटर डिस्टर्बेंस की वजह से होती हैं, या फिर अर्थक्वेक या फिर वोल्केनिक इरप्शंस जो कि अप्रोच करती हैं कोस्ट लाइन विद ट्रमेंडस फोर्स। अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है द लैंड ऑफ मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। जो लैंड है मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी की वो होती है ट्रॉपिकल। जो ट्रॉपिकल रीजन है वो वार्म क्लाइमेट के लिए जाना जाता है और वो होस्ट करता है हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करता है सारी स्पीसीज़ को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ नर्मदा रिवर बेसिन। तो इनमें से कौन सी स्टेट है जो नर्मदा रिवर बेसिन के अंडर नहीं आती? तो जो हमारी नर्मदा रिवर है ये मोस्टली कवर करती है 3 स्टेट्स, जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। सो जो ऑप्शन बी है वो इनकरेक्ट है। ये क्वेश्चन है हमारा टोरंटो ट्रेन के ऊपर, जो कि इंडिया की नॉन स्टॉप एयर कंडीशन ट्रेन है। वो सबसे पहले कौन से 2 स्टेशंस के बीच में फ्लैग्ड की गई थी? तो ऑप्शन है सालदा एंड न्यू दिल्ली, जो कि ऑप्शन ए पे गिवन है। Which of the following Indonesian region was victim of massive earthquake in 2004? जो 2004 में मैसिव अर्थक्वेक आया था वो कौन सी जगह पे हुआ था? तो जो ऑप्शन बी है सुमात्रा, जो कि वेस्टर्न कोस्ट है इंडोनेशिया का, आइसलैंड का। तो ऑप्शन बी सुमात्रा। द फॉरेस्ट इन सुंदरबंस इज कॉल्ड। जो फॉरेस्ट है सुंदरबन की उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं मैनग्रोव, जो कि ऑप्शन बी पे गिवन है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। विच इज़ द सेकेंड नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ आफ्टर सन। तो हमें बताना है कौन सा अर्थ के सबसे नियरेस्ट है स्टार आफ्टर सन। तो ऑप्शन है प्रोक्सिमा सेंचुरी है ना जो, वो है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बीन अमेंडेड। तो क्वेश्चन में पूछा है द प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का उसे कितनी बार अमेंड किया गया है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे 1 टाइम अमेंड किया गया था 1976 में, जिसमें कि 3 वर्ड एडिड किए गए थे विद जो कि वर्ड थे सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटेग्रिटी, जो कि ऐड किए गए थे प्रीएम्बल में बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। सो ऑप्शन सी 1 टाइम इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ नॉट यूज्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें से कौन सी टर्म है जो हमारे प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में नहीं यूज़ की गई है?
तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूनियन। जो यूनियन है वो हमारे प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ नहीं की गई है। लिबरलिज्म इज़ अ सिंबल ऑफ, जो हमारा लिबरलिज्म है ना वो किस चीज़ का सिंबल है? तो जो हमें पता है जो लिबरलिज्म है ना वो एक पॉलिटिकल स्टडी है जो कि बेस्ड होती है आइडियाज़ पे, फ्रीडम पे एंड इक्वालिटी पे। तो ऑप्शन सी है जो फ्रीडम ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स इज़ करेक्ट। वेयर वी कैन सी द वैल्यूज़ ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो वैल्यूज़ हैं इंडियन डेमोक्रेसी की वो रिफ्लेक्ट की जाती हैं प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। और जो हमारा प्रीएम्बल है ये एज अ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो कि आउटलाइन करता है गाइडिंग प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। इस क्वेश्चन में पूछा है जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें कौन कौन सी फॉर्म्स डिस्क्राइब्ड है। जो प्रीएम्बल होता है वो एक वर्किंग मॉडल होता है, उसके बेसिस पे सारे काम होते हैं। एंड जो हमारा इंडिया का प्रीएम्बल है उसमें वो सवर्जन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट, जैसे कि हमें पता है जो प्रीएम्बल होता है ना कॉन्स्टिट्यूशन का वो स्टेट या फिर कंट्री का नेचर डिसाइड करता है। तो इसका ऑप्शन डी है सोवर्जन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये करेक्ट है इसका आंसर। व्हाट इज़ पॉपुलर सॉवरेनिटी? पॉपुलर सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि जो पीपल होते हैं वो होल्ड करते हैं अल्टीमेट पावर्स इन द नेशन, जिसके कारण वो डोमिनेट कर सकते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। वो डोमिनेट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि उनके पास राइट होता है टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स एंड शेपिंग द गवर्नमेंट्स डायरेक्शन। ऑप्शन ए डोमिनेशन ऑफ पीपल इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इंडिया की उसके चेयरमैन कौन थे? तो उसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंट्री विद नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें से किस कंट्री के पास नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है? तो उसका ऑप्शन है ऑप्शन बी यूके। जो यूके है उसके पास नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है हमसे एडवांटेज ऑफ यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स इज़। जो यूनिटरी सिस्टम है गवर्नमेंट्स का उसकी क्या एडवांटेज है? तो जो हमारा यूनिटरी सिस्टम है ना वो स्ट्रॉन्ग होता है एंड पावरफुल होता है एज़ कम्पेयर टू फेडरल सिस्टम। इसमें ना सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांगली कंट्रोल करती है ओवरऑल स्टेट अफेयर्स। सो ऑप्शन बी स्ट्रॉन्ग स्टेट इज करेक्ट। हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके चेयरमैन कौन थे? जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946। एंड जो मीटिंग थी उसे अटेंड किया गया था 211 मेंबर्स के द्वारा। जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे उनको सबसे पहले टेम्परेरी प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था असेंबली का। बाद में जाके 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बना दिया गया एंड एच.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया असेंबली का। और जो हमारे सर बी.एन. राव थे उन्हें अपॉइंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र इन द असेंबली। तो इसका ऑप्शन बी है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज़ करेक्ट। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द स्कीम ऑफ। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इंडिया वो किस स्कीम के ऊपर कॉन्स्टिट्यूट की गई थी? जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1946 नवंबर में, जो कि अंडर आती है हमारी कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि ऑप्शन डी इज़ करेक्ट कैबिनेट मिशन। व्हेन वाज द फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड? जो हमारी फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 1921 को। ऑप्शन सी। हाउ मेनी मेंबर्स वर इन द इंटरिम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? कितने मेंबर थे हमारी इंटरिम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में? तो ऑप्शन ए 296 इज करेक्ट। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच इनेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट्स मेंबर वर। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने इनेक्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसके मेंबर थे वो कहाँ से लिए गए थे? तो जैसे कि हमें पता है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कॉन्स्टिट्यूटेड हुई थी नवंबर में 1946 अंडर स्कीम फॉर्मुलेटेड